हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल। हम इस टॉपिक वाली सीरीज में टॉपिक वाइज पूरा मतलब एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी रिवीजन करेंगे पूरा। तो चलो समय बर्बाद नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। इस जीव मंडल में विविध प्रकार के जीव मिलते हैं। इसमें बताया गया कि जो इस जीव मंडल में एनिमल किंगडम है, जैसे एनिमल किंगडम में पढ़ा है कि जो जीव होते हैं कई प्रकार के होते हैं, पॉलीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, मतलब बहुत सारे प्रकार के जीव होते हैं, पर हमें इनको समझना है। ठीक है। मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि क्या सभी जीव रासायनिक संगठन की दृष्टि से एक ही प्रकार के तत्वों एवं युग्मों से मिलकर बने होते हैं। इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि जो सभी जीव हैं उनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो कैसा है। आप रसायन विज्ञान में सीख चुके होंगे कि तत्वों का विश्लेषण कैसे करते हैं। हाँ, ये हमने जो इसी का प्रोसेस है जो इसको फॉलो करना है हमें आगे। यदि पादप व प्राणी, ऊतक एवं सूक्ष्म जीव लेई में तत्वों का परीक्षण करें तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व अन्य तत्वों की एक सूची प्राप्त होती है जिनकी मात्रा जीव ऊतकों की प्रति इकाई मात्रा में भिन्न भिन्न होती है। अब इसमें हमें CHO इसमें मात्र 3 ही दिए गए हैं, पर इनकी जो मात्रा होती है वो हर जीव में उनके कंपोजिशन के हिसाब से अलग अलग होती है। वैसे हम इसमें कंपैरिजन करेंगे ओनली अर्थ से, पर और भी एलिमेंट्स इसमें, ये अकेले नहीं है। यदि उपरोक्त परीक्षण निर्जीव पदार्थ जैसे भूपर्पटी के एक टुकड़े का करें, मतलब एक टुकड़ा मतलब ये पृथ्वी का एक टुकड़ा ले लिया और भी हमें तत्वों की उपरोक्त सूची प्राप्त होती है तो हमें और भी मतलब तत्व मिलते हैं और भी एलिमेंट्स मिलते हैं। यदि हम भूपर्पटी का मतलब जिक्र करें इसमें और फिर उनका कंपैरिजन करने वाले हैं हम एनिमल या फिर ह्यूमन से करेंगे, पर इसमें तो हम ह्यूमन से ही करने वाले हैं। लेकिन उपरोक्त दोनों सूचियों में क्या अंतर है ये हम चेक करने वाले हैं। सुनिश्चित तौर पर उनमें कोई अंतर नहीं मिलता। सभी तत्व जो भूपर्पटी के नमूनों में मिलते हैं वे सभी जीव ऊतकों के नमूनों में भी मिलते हैं। इसने एक बात स्पष्ट कर दी है कि जो तत्व जो भूपर्पटी में मिल रहा है वही तत्व जो जीव है उनके टिश्यू में भी पाया जा रहा है। फिर भी सूक्ष्म परीक्षण से पता चलता है कि कार्बन व हाइड्रोजन की मात्रा अन्य तत्वों की अपेक्षा किसी भी जीव में भूपर्पटी से सामान्यतः ज़्यादा होती है। पर इसमें हमें देखना है कि जो कार्बन, हाइड्रोजन है, ये दोनों तत्व या फिर ऑक्सीजन है, तो ये सब के सब तत्व भूपर्पटी से तो ज़्यादा पाई जाती हैं इसमें, मतलब ये जीव में या फिर ह्यूमन बॉडी में जिसका हम कंपेरिजन करने वाले हैं। रासायनिक संगठन का विश्लेषण अब हम यहाँ से करेंगे। रासायनिक संगठन का विश्लेषण पहले हम क्या करते हैं, ये टिश्यू है या फिर इसका कोई भी इसका प्लांट का ये टिश्यू ले लिया, फिर इसको सिलरी मतलब इसको खरल कहते हैं, खरल मूसल, इसमें पीस लेते हैं, पहले पढ़ते हैं। इसी तरह से हम पूछ सकते हैं कि जीवों में कार्बनिक यौगिक किस रूप में मिलते हैं। मतलब उपरोक्त उत्तर पाने के लिए कोई व्यक्ति क्या करेगा, इसका उत्तर पाने के लिए हमें रासायनिक विश्लेषण करना होगा। हम किसी भी जीव ऊतक जैसे सब्जी हो या ऊतक लीवर हो, लीवर का एक टुकड़ा आदि, मतलब ये हम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, को लेकर खरल या मूसल की सहायता से CCl3COO ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ पीसते हैं। इसमें जो ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड डाला जाता है जिसके बाद एक गाढ़ा कर्दम मतलब सिलरी प्राप्त होता है। एक गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है, ये सिलरी है, मतलब कर्दम सिलरी है। पुनः इसे महीन कपड़े में रखकर कसकर निचोड़ते हैं। उसके बाद हमें 2 अंश प्राप्त होते हैं। एक अंश जो अम्ल में घुला होता है उसे फिल्ट्रेट यानी सेंध कहते हैं, और दूसरा अंश जो अम्ल में अविलेय होता है। जैसे मान लो हमने ये फिल्ट्रेट किया, इस पर कपड़ा लगा दिया, तो इसमें जो अम्ल में घुल जाएगा वो नीचे इसमें आ जाएगा, मतलब निचोड़ देंगे तो, और जो नहीं घुला वो इसमें आ जाएगा। मान लो ये कपड़ा है, ऐसे पनीर नहीं निकालते पनीर में, तो उसका पानी पानी निकाल देते हैं, जो घुल गया वो निकल गया और जो नहीं घुला वो इसमें बना रहा। तो उसी में देख रहे 2 पार्टीशन दे दिए, एक ये वाला एक ये वाला। तो इसमें जो ये छनने वाला है, ये जो 2 पार्टीशन में ये छनने वाला है, जो छन गया और जो छाना नहीं गया वो ये वाला है, जिसे धारित कहते हैं। ठीक है। वैज्ञानिकों ने अम्ल घुलनशील भाग में हजारों कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त किया, मतलब जो अम्ल घुलनशील जो इसमें घुलनशील है, मतलब ऐसे अपन ने निकाले, इस कपड़े में निचोड़ा तो इसमें जो घुलनशील वाले आए, इसमें देखा कि हजारों कार्बनिक यौगिक हैं। तो मैं उच्च कक्षाओं में बताया जाएगा कि जीव ऊतकों के नमूनों का विश्लेषण व इनमें मिलने वाले विशेष कार्बनिक यौगिकों की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, उच्च कक्षाओं में सीख लेंगे। किसी निचोड़ में मिलने वाले विशेष यौगिक को
उसमें मिलने वाले अन्य यौगिकों से अलग करने के लिए विभिन्न पृथक्करण विधियाँ अपनाते हैं जब तक कि वह अलग नहीं हो जाता। दूसरे शब्दों में एक वियुक्त एक शुद्ध यौगिक होता है। विश्लेषणात्मक तकनीक का प्रयोग कर किसी भी यौगिक के आणविक सूत्र व संभावित संरचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं। जो जीव, अब देखो, कार्बनिक यौगिक जितने भी है बायोमोलिक्यूल, मतलब जितने भी हैं जो कार्बन के कंपोजिशन से बन रहे हैं, उनको सबको बायोमोलिक्यूल कहा जा रहा है और वही ये चैप्टर है और इसी का हमें स्टडी करना है। लेकिन जीवों में अकार्बनिक तत्व व यौगिक मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। हम ये कैसे जान सकते हैं? एक थोड़ा भिन्न किंतु भंजन प्रयोग, जो भंजक प्रयोग करेंगे जीव ऊत को, जैसे पर्ण या यकृत की थोड़ी मात्रा को तोलकर या नम भार, पहले अपन ने थोड़ी मात्रा ले ली, मतलब कितना अमाउंट लेना है वो ले लिया, मतलब 100 ग्राम ले लेते हैं, मतलब एक अमाउंट ले लेते हैं। फिर इसको शुष्क कर लेते हैं जिससे संपूर्ण जल वाष्पित हो जाता है। इसको धूप से भी कर सकते हैं या फिर बर्नर से भी कर सकते हैं। शुष्क करना, मान लें कि मतलब पूरा जल निकल जाना चाहिए, ओनली बचे हुए पदार्थ को शुष्क भार प्राप्त होता है। यदि ऊतक को पूर्ण रूप से जलाया जाए तो सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर गैसीय CO2 व जल वाष्प में अलग हो जाते हैं और बचे हुए पदार्थ को भस्म कहते हैं। जो राख बनती है ना, जो अधिक किसी टिश्यू को, मतलब पत्ती को ही जलाता तो उसमें जो कार्बन से कंपोजिशन होता है वो CO2 के रूप में ऑक्सीजन के साथ मिलके निकल जाता बाहर, और उसमें जो भस्म बनती उसको, मतलब जो राख बनती उसको भस्म कहते हैं। जैसे इसमें जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाएंगे जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब इनऑर्गेनिक आ गए। अकार्बनिक यौगिक जैसे सल्फेट, फॉस्फेट आदि अम्ल घुलनशील अंश में मिलते हैं। जो घुलनशील, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये पॉइंट है, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि अम्ल जो घुलनशील पार्ट है ना, उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। जैसे मान लो सल्फेट हो गया और हो गया फास्फेट और भी कई, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब अम्ल घुलनशील में पाए जाएंगे। इस कारण से तत्वीय विश्लेषण से किसी जीव ऊतक के तत्वीय संगठन की कार्बन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि के रूप में जानकारी मिलती है। यौगिक के परीक्षण से जीव ऊतकों में उपस्थित कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों के बारे में जानकारी मिलती है। यदि हम परीक्षण करते हैं तो कार्बनिक वो तो मिलती है जानकारी, पर हम इसका कंपेरिजन देखेंगे अभी। रासायनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से क्रियात्मक समूह जैसे एल्डिहाइड, यदि देखो अब हमको देखते कैसे हैं, मतलब ये बताया जा रहा है। यदि रासायनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसको, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन या एरोमेटिक और भी कंपाउंड हो सकते हैं आदि की पहचान की जा सकती है। मतलब इसको ऑर्गेनिक में ही तो पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में ही तो पढ़ते हैं, किंतु जीव विज्ञान की दृष्टि से यदि अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, क्षार, मतलब फैट, इनको वर्गीकृत किया जाता है। ये वर्गीकरण का है, मतलब रासायनिक विज्ञान की दृष्टि से देखते हो एरोमेटिक, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, मतलब इस टाइप में किया जाएगा। अमीनो अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, वो तो पता ही है। COOH, CnH2H और ये ग्लाइसिन का सूत्र है। मतलब ये कैरागी कार्बनिक यौगिक होते हैं जो अमीनो अम्ल होते हैं, जिनमें इसके एक ही अल्फा कार्बन पर एक अमीनो समूह व एक अम्लीय समूह प्रतिस्थापित होते हैं। इस कारण से इन्हें अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। अब ये प्रतिस्थापन मीथेन है। 4 प्रतिस्थायी समूह 4 संयोजकता स्थल से जुड़े रहते हैं। मान लो ये कार्बन है और इसको मैं आगे दिखाता हूँ, इसमें रुको पहले पढ़ लेते हैं। 4 प्रतिस्थायी समूह 4 संयोजकता स्थल से जुड़े रहते हैं। ये समूह हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो अम्ल तथा भिन्न परिवर्तनशील समूह जैसे R समूह से व्यक्त करते हैं। आपको बता देता हूँ पहले, ये मान लो COOH है, NH2 है और ये H है और ये R समूह है। ये परिवर्तनीय समूह है, मतलब इसको चेंज किया जा सकता है, चेंजेबल है। तो मतलब इस तरीके से व्यक्त करते हैं इसको कि प्रकृति के आधार पर अमीनो अम्ल अनेक प्रकार के होते हैं। अब इसी जो चेंजेबल था ना, जो R, इसकी प्रकृति के आधार पर इसको कई प्रकार से वहाँ मतलब बना सकते हैं। कई प्रकार के होते हैं, मान लो ग्लाइसिन हो गया जिसमें हाइड्रोजन होता है उसकी R की जगह पे, और एलेनिन हो गया, अब इसको आगे बताने वाला हूँ, और सेरीन हो गया। फिर भी प्रोटीन में उपलब्धता के आधार पर ये 21 प्रकार के होते हैं। मतलब प्रोटीन में जो प्रोटीन बनती है वो 21 प्रकार, प्रोटीन बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलती है, पर जो टाइप होते हैं वो ओनली 21 दिए गए हैं। इसमें 21 प्रकार के ही होते हैं। प्रोटीन के अमीनो अम्लों में 8 समूह हाइड्रोजन, अमीनो अम्ल ग्लाइसिन,
जो यदि लाइसिन, मेथिल समूह एलेनिन, हाइड्रोक्सिल समूह सेरीन आदि हो सकते हैं। अमीनो अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुण मुख्यतः अमीनो, कार्बोक्जिलिक व आर क्रियात्मक समूह पर निर्भर करता है। बिल्कुल करता है। अभी देखते हैं। ये अमीनो व कार्बोक्जिलिक समूहों की संख्या के आधार पर अम्लीय ग्लूटामिक एसिड, इसको याद करना पड़ेगा। जो एसिडिक है अपने में दिया गया जो एनसीईआरटी में, इसको तो प्रॉपर याद ही होना चाहिए, और एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन जा भी नहीं रहे हैं अभी। तो ग्लूटामिक एसिड हो गया, क्षारीय हो गया लाइसिन, उदासीन हो गया वेलिन। अमीनो अम्ल होते हैं। इसी तरह से एरोमेटिक अम्ल जैसे टायरोसिन, फेलाइन एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी मतलब टेस्ट पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। यदि बायोमोलिक्यूल से आया तो एक दो बार में आएगा ही आएगा ही। अमीनो अम्ल एक समूह विशेष गुण यह है कि अमीनो NH2 COOH समूह आयनीकृत प्रकृति के होते हैं। अतः विभिन्न पीएच वाले विलयन में अमीनो अम्ल की संरचना परिवर्तित होती है। मान लो ब्लड है, अब ब्लड में ही पीएच अपना कितना होता है 7.4। अब इसको मान लो मेंटेन करना है तो इसमें इनको ये बफर की तरह काम करते हैं। मान लो यदि एक हाइड्रोजन H+ आके इससे जुड़ गया तो H3+, ये H3+ बन गया। अब इसमें क्या हो गया, जो ब्लड है उसमें H+ की कमी हो गई। अब H+ की कमी हो गई तो ये पहले एसिडिक था, अभी आ गया बेसिक में। और यदि H+ इससे निकल गया तो अभी किस तरीके से हुआ, H+ निकलेगा तो H+ अधिकता हो जाएगी तो फिर हो जाएगा एसिडिक। और इसी तरीके से ये मेंटेन करते हैं, ये ज्यूटर आयन के रूप में रहते हैं। ये ज्यूटर आयन है, ज्यूटर आयन जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पाए जाते हैं उसको ज्यूटर आयन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ऊंचा जाता है। अब साधारणतः लिपिड पानी में अघुलनशील होते हैं। वैसे लिपिड तो पानी में अघुलनशील होते हैं। इस साथ वसा अम्ल हो सकते हैं। वसा अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह होता है तो एक R समूह से जुड़ा होता है। अब जैसे मान लो कोई सा भी समूह हो, R समूह मेथिल CH3 अथवा एथिल C2H5 या उच्च संख्या वाले CH2 एक कार्बन से 19 कार्बन तक हो सकते हैं। जैसे पामेटिक एसिड है, ये 16 कार्बन का होता है। और मतलब जैसे CH3 पहले होगा, फिर CH4 का और 14 और COOH मतलब 14, 15 और 16 कार्बन का होता है। इलेक्ट्रॉनिक एसिड ये 20 कार्बन का होता है। और वसा अम्ल यदि दो बंध है, डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच या ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो इन्हें अनसैचुरेटेड कहते हैं, असंतृप्त कहते हैं। और यदि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो इनको सैचुरेटेड कहते हैं, मतलब संतृप्त कहते हैं। दूसरा साधारण लिपिड ग्लिसरॉल है। अब ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होने वाला है, ग्लिसरॉल ए होता है। अब इस ग्लिसरॉल में यदि फैटी एसिड जुड़ गया COOH, इसका जो इससे कंपोजिट जुड़ता है, मान लो कोई भी CH4 का और 14 और COOH और वो CH3 लगा दो, पामेटिक एसिड ही जोड़ दो तो ये फैटी एसिड जुड़ता है इससे, और इससे फैटी एसिड जुड़ता है ये, तो इससे क्या बनता है, फैट बनता है। यहाँ पर वसा अम्ल ग्लिसरॉल से एस्टीकृत होता है। वो मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड तथा ट्राइग्लिसराइड हो सकते हैं। मतलब जो यदि एक से ही जुड़ा तो मोनोग्लिसराइड हो गया, दो से जुड़ा तो डाईग्लिसराइड हो गया। यदि तीनों OH से इसने रिएक्शन किया तो निकलेगा तो वाटर। फिर जो इसमें बॉन्ड बन जाएंगे वो होंगे, यदि एक से जुड़ा तो मोनो, दो से तो डाई, और तीनों से जुड़ गया तो ट्राइग्लिसराइड। तेलों का गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। अब जैसे इसमें गलनांक बिंदु के आधार पर भी फैट को मतलब होते हैं। जैसे जिंजेली तेल है, इसका गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है, सर्दियों में यदि गलनांक कम है सर्दियों में तेल के रूप में रहेगा। अब गलना मेल्टिंग पॉइंट कम है तो तेल के रूप में ही तो रहेगा। क्या आप बाजार में उपलब्ध वसा की पहचान कर सकते हैं? कुछ लिपिड में फास्फोरस वही एक फास्फोरिकृत कार्बनिक यौगिक मिलते हैं, जैसे फास्फोलिपिड कहते हैं, जो कोशिका झिल्ली में बनाते हैं, जिनको लेसिथिन कहते हैं। अब लेसिथिन तो कोशिका झिल्ली में ही पाया जाता है। कुछ ऊतक, विशेष तौर तंत्रिका ऊतक में अधिक जटिल संरचना में के लिपिड बाय फास्फोलिपिड, फास्फोस्फिंगोलिपिड, ओलिगोसैकेराइड, ये सब न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। जीवों में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक विषम चक्रीय वलय युक्त भी होते हैं। इनमें से कुछ नाइट्रोजन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरिसिल और थाइमिन, ये सब बायोमोलिक्यूल, एक बायो के नज़रिए से देखने के हिसाब से देखा जाए तो ये इसी में आती है, DNA के सब पार्ट है। और ये जो अमीनो एसिड है, तो मतलब ये जो नाइट्रोजन बेस है वो मिलकर के शर्करा के साथ न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और यदि न्यूक्लियोसाइड में शर्करा और नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट मिल जाए तो न्यूक्लियोटाइड बनता है।
एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, ये जो इसको प्यूरिन कहते हैं, एडिनोसिन। अब प्यूरिन में क्या क्या आता है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडिनिन में एडिनिन और गुआनिन ही आता है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये तीनों पायरिडीन में आते हैं। और साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड है, ये सब के सब न्यूक्लियोसाइड है। एडिनाइलिक एसिड, एक यदि एक आ गया तो एक आ गया न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये। एक थाइमेडिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, या फिर यूरिडिलिक अम्ल व सिटिडिलिक अम्ल, ये सब न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लिक अम्ल जैसे कि डीएनए, आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। हमें थोड़े स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं हम। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला ए होता है, उसका ये स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। और यदि ये नीचे की साइड है OH तो इसको कहते हैं एल्फा, और यदि OH ऊपर की साइड होता है तो बीटा कहते हैं। और ये एक दूसरे के एनोमर, ये दोनों एनोमर है। ये तो बायोमोलिक्यूलर एनसी उसका केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, तो केमिस्ट्री में देखेंगे। वैसे ये राइबोज है और ये ग्लूकोज है। राइबोज है पेंटोज शुगर, और इसी से डीएनए मिलकर बनता है। इसी में नाइट्रोजन बेस जोड़ दिया अपन ने, और इस तरफ जोड़ दिया फॉस्फेट, इसमें इससे जोड़ दिया फॉस्फेट 5th प्राइम से 5 और 1st प्राइम से जोड़ दिया नाइट्रोजन बेस। तो ये दोनों मिल करके तो फिर ये तीनों मिल जाएंगे और ये तीनों मिल करके बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। और यदि ओनली नाइट्रोजन बेस जुड़ा है तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ये ग्लाइसिन देखो बताया था, जो ग्लाइसिन है उसका जो जी वाले पार्ट तो कांस्टेंट रहेंगे, मतलब सेम ही रहेंगे, पर इसका जो आर वाला पार्ट है, इसको आर कहा था हमने। तो ये जो आर वाला पार्ट है ये चेंज होता है, ये चेंजेबल होता है। अब इसकी एक ट्रिक है GAS, ऐसे याद रख लो, ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरिन। तो ग्लाइसिन यदि AH है तो इसको कह देंगे ग्लाइसिन, और यदि CH3 है उस R समूह की जगह पे तो इसको कह देंगे एलेनिन, और यदि CH2OH समूह है तो इसी को कह देंगे सेरिन। और ये है ग्लिसरॉल, और ये है पामिटिक एसिड जो बताया था, और ये लेसिथिन। अब इसे देखना, ये जो ग्लिसरॉल है इसमें हमने फैटी एसिड जोड़ दिया, R समूह जोड़ दिया, इसको R को फैटी एसिड बोल रहे हैं, ठीक है। तो फैटी एसिड जोड़ दिया, जैसे फैटी एसिड जोड़ा हमने COOH से जुड़ेगा, जैसे होता है CH2OH, तो ये OH वाला मतलब HOOC, तो OH मतलब इससे H2 निकल जाएगा, बचा एक O। अब OC डबल बॉन्ड OC, अब ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब इस तरीके जो स्ट्रक्चर है वो बन गया। ये है ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि तीनों जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनसे फैटी एसिड जुड़ गया है, तो इसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। यदि एक से जुड़ता है ओनली तो इसको क्या कहते हैं, मोनोग्लिसराइड। और यदि दो से जुड़ जाता तो डाइग्लिसराइड, और तीनों से जुड़ गया तो इसको कह दिया ट्राइग्लिसराइड। अब देखना, लेसिथिन होती है जो कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, देखो इस तरीके से इसमें दो फैटी एसिड जोड़ दिए, और एक दो फास्फेट ग्रुप, इसको याद करना पड़ेगा ये स्ट्रक्चर। और ये एक कौन सा टर्सरी अमीन है, ये इसको टर्सरी अमीन से जोड़ दिया। तो मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर याद रखने पड़ेगा। एक इसमें पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। वही लिपिड्स है, इसकी भी स्ट्रक्चर याद करनी पड़ेगी। कोलेस्ट्रॉल है जो कि ये भी उसी में पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में। और ये एडेनिन है। अब एडेनिन और ग्वानिन ये डबल रिंग वाले होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और सिंगल रिंग वाले होते हैं ये साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। ये तीनों के तीनों मतलब सिंगल रिंग। देखो जैसे इसमें यदि इसको न्यूक्लियोसाइड है, एडेनिन अकेला जुड़ गया इसमें, ये है शुगर और ये नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजन बेस है, ये शुगर, तो इसने क्या बना लिया, न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन। और यदि शुगर नाइट्रोजन बेस फास्फेट ये तीनों जुड़ गई तो इसने क्या बना लिया, न्यूक्लियोटाइड। यदि यूरेसिल जुड़ा ओनली तो ये इसमें यूरेसिल अकेला जुड़ा है, इसमें फास्फेट और जुड़ेगा तो ये न्यूक्लियोटाइड से भी बना लेगा। और नाइट्रोजन, ये ओनली नाइट्रोजन बेस है। तो बस आज इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक आएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। थैंक यू।